बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो कनाडा के हवाले से है। और कनाडा में आजकल आप लोग जो वेबसाइट उठाएं, जो यूट्यूब चैनल उठाएं कनाडा के हवाले से, उसमें लिखा होता है कि जी कनाडा ने अपने वीज़े ओपन कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, दिल खोल के वीज़े दे रहा है, कनाडा वीज़े बांट रहा है और जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। तमाम पाकिस्तानी जो हैं, चाहे आपके पास रकम है कि नहीं है, चाहे तजुर्बा है कि नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, आपको कनाडा का वीज़ा मिल रहा है। कानून बदल गए हैं एंड इसी तरह की बहुत सारी बातें। तो मैंने कहा सबसे पहले तो थोड़ा सा ये मैं क्लियर कर दूं कि कनाडा के जो मिनिस्टर है, इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है लेटेस्ट, वो अनाउंसमेंट क्या है दर हकीकत। तो वो अनाउंसमेंट जो है वो उन ख़वातीन व हज़रात के लिए है जिन्होंने शादी के ज़रिए, या शादी वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और शादी करके वो अपने स्पाउस को, अपने, अगर फ़र्ज़ कीजिए हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को, और अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को कनाडा में अप्लाई करना चाहती हैं उनका वीज़ा, या फिर उनको उनके इमिग्रेशन वीज़े के लिए इंटरेस्टेड हैं या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो फैमिली वीज़ा जो है, यानी आपकी मियाँ या बीवी और बच्चे, उनके लिए जो पहले टाइम पीरियड जो था तकरीबन 6 महीने से साल, डेढ़ डेढ़ साल लग जाता था, उसको मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि उस टाइम पीरियड को कम करके, कोशिश करके 30 टू 90 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी अगर आप उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट पे अब भी 16 मंथ्स का जो है वो टाइम फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए आ रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है उसके हवाले से उन्होंने क्या किया है कि जो फैमिली, क्योंकि कनाडा में देखिए जब फैमिली का कहते हैं ना, तो हम लोग पाकिस्तान में तो फैमिली का मतलब होता है हमारे भाई बहन, हमारे वालिद वालदा। लेकिन कनाडा में जो है वो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है कि यानी मियाँ और बीवी और उनके बच्चे, ये फैमिली कहलाती। तो अगर आप यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और अपनी बीवी या बच्चों को कनाडा में बुलवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के लिए नया जो है वो टाइम पीरियड सेट किया गया है। कोशिश ये की गई है कि उनको जल्द से जल्द जो है विद इन 30 टू 60 डेज़ यहाँ की इमिग्रेशन मिल जाए। उनके प्रोसेस, अगर उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, उसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। और अगर कोई और बीच में प्रॉब्लम है किसी तरह की उनको आने में, या कोई और हैज़र्ड है, तो उसके लिए उन्होंने ये कोशिश की है कि उस हर्डल को पीरियड को कम करने के लिए कि वो ओपन वर्क परमिट जो है वो इशू कर दें आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी कनाडा से बाहर किसी मुल्क में रह रहा है, ताकि वो उस ओपन वर्क परमिट पे फ़ौरन कनाडा आ सकें और आते के साथ ही काम शुरू कर सकें। तो ये जो है ये अच्छा, दूसरी अहम बात जो है वो ये उन तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए जिनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीटेड है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उनके फिंगरप्रिंट्स या उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो उसमें लामला ऐसा नहीं होगा कि उनके 30 दिन या 60 दिन में उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट जो है ये सिर्फ स्पाउसल वीज़ा जो है, एप्लीकेशन जो है, स्पॉन्सरशिप जो है उसके हवाले से। तो ये ख़वातीन और हज़रात जो कि इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, एजेंट हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, ये सब तमाम उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है और वो धड़ाधड़ उनको पैसे दें, और उनके लिए तो कुछ नहीं जाएगा, वो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। नुकसान होगा आपका, क्योंकि वो आपसे लाखों रुपए जो है वो इस सिलसिले में बटोरेंगे। अगर आप इंडिविजुअल खुद अप्लाई करते हैं कनाडा का विजिटर वीज़ा, तो आपके मैक्सिमम जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपए पाकिस्तानी खर्च होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि $185, 185 कैनेडियन डॉलर फीस है। इतनी बड़ी फीस नहीं है। $100 क्या जो है वो विजिट वीज़े की फ़ीस है। $85 जो है वो आपके फिंगरप्रिंट जो हैं उसकी फ़ीस है बायोमेट्रिक की। तो दो जो है मेन इनकी आपको और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप उसको सबमिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, सिग्नेचर के बाद डाउनलोड करके और सबमिट कर दें। अगर आप लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो उससे मालूम चाहेंगे कि किस तरह फॉर्म फिल करना है, थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को
स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। फॉर्म फिल करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। और एजेंट जो हैं वो हजरात तकरीबन तकरीबन स्टार्टिंग 15 लाख से 25-26 लाख तक पाकिस्तानी रुपीस मांग रहे हैं आपके बिहाफ पे कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि बामुश्किल अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए होता है उसको डाउनलोड करके और सबमिट करने के लिए। और यकीन माने कि कनाडा का अगर अगर आप कोई भी फॉर्म, चाहे सिटी इमिग्रेशन का फॉर्म है, चाहे एक्सप्रेस एंट्री है, चाहे विजिट वीज़ा है, सबसे बेहतर ये है कि आप अपने आप खुद फिल करें, क्योंकि जितनी अच्छी मालूमात आपको अपने बारे में मौजूद है, किसी भी गलती का इम्कान मौजूद नहीं होता। कि अगर कोई और आपके बिहाफ पे फॉर्म फिल कर रहा है तो बहुत मुमकिन है कि कहीं ना कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दे, क्योंकि उसको आपके हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए, वरना दिन रात मैसेज फ़ोन के कनाडा ने जो है वो वीज़े फ़ौरन बांटने शुरू कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप बता दें हम कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि ये बात क्लियर आपके लिए हो गई होगी। दूसरी अहम बात जो ये वीज़ा जो मैं वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये मकसद है कि हमारा विज़िट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, रिजेक्टेड है, तो अब हम क्या करें। ये भी तकरीबन 2 से 5 लोग डेली जो हैं वो मैसेज करते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, और ये कि जी हमारा कैंसिल हो गया, हमने फैमिली के साथ अप्लाई किया था, हमने इंडिविजुअल अप्लाई किया था, हमने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, हमारा रिजेक्शन आ गई, अब हम क्या करें। हमने लॉयर को इतने पैसे दिए थे, कि कोई कह रहा है हमने 10 लाख दिए थे, कोई कह रहा है हमसे 15 लाख लिए थे तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाने के लिए, और हम तो 15 लाख भी हमारे गए, और हमने तो टिकट भी ख़रीद लिया था, बुकिंग करवा ली थी। तो उन ख़वातीन हज़रात के लिए ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर विज़िट वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो विज़िट वीज़े के लिए आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। वो इनका फ़ाइनल डिसीजन होता है, उसके लिए आप किसी भी तरह उनको ब्लेम नहीं कर सकते, या उसके लिए आप उनको ये नहीं कह सकते कि जी आपके डिसीजन को हम जो है वो नहीं मानते। तो अगर उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है तो आप मजबूरी है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा जनाब अली, दूसरी बात जो है वो ये है कि अब कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं आखिर। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ जो है वो ब्रीफ करना चाहती हूँ कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो वजह ये हो सकती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट हो, यानी उसमें जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं, जो प्रूफ मांगे हैं, वो मुकम्मल ना हो और आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी अहम बात जो है वो ये है उसमें कि जो कॉमन देखने में आया है कि जो ख़वातीन व हज़रात ऑलरेडी कनाडा में जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बहन भाई मौजूद हैं, और वो अपने बहन भाई या बेटा बेटी के लिए अप्लाई करते हैं विज़िटर वीज़ा, उसको भी वो चांसेस ऑलमोस्ट 90% है कि उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए और उसको उनको वो वीज़ा ना दिया जाए। ठीक है, अच्छा उसका रीज़न क्या है? मेन सबसे कनाडा का 2 अहम तरीन रीज़न है वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। सबसे पहले तो ये वीज़ा रिफ्यूज़ होने के हैं कि अगर आपकी टाइज़, आपका ताल्लुक जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क से और कनाडा के दरमियान उसको वो कंपेयर करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप कनाडा में मौजूद हैं, आपके पेरेंट्स आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपके पेरेंट्स कनाडा में मौजूद हैं। वो बेटा-बेटी के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं और वो आपको विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस और आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर या तो आप अनमैरिड हैं या फिर ये है कि आप पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, तो कैनेडियन इमिग्रेशन जो है उनको ये महसूस होता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। यानी ये कि अगर आप एक दफ़ा कनाडा आ गए तो फिर आप कनाडा से वापस नहीं अपने मुल्क जाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, आपके बहन भाई यहाँ हैं, आपके मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो आप अपने मुल्क वापस क्यों जाएंगे। बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप यहाँ कनाडा में आकर रह जाएंगे और वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी टाइज़ आपके मुल्क में स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, यानी अगर कोई बहुत अच्छी आपकी पुरानी नौकरी वहाँ मौजूद नहीं है,
आपके पास गाड़ी, घर मौजूद नहीं है, या फिर आपके बीवी या बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कोई भी ऐसा जो ताल्लुक़ है, ऐसी गिरह जो है जो कि आपको कनाडा आने के बाद वापस जाने पे मजबूर करे। तो अगर ये प्रूफ़ आप उनको अच्छी तरीक़े से सबूतों के साथ जमा करवा देते हैं कि अगर हम यहाँ पर आए तो हम हर हालत में वापस जाएँगे। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके बीवी-बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, आपका घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, तो आप वहाँ ये बता सकते हैं कि भई मुझे तो वापस जाना ही है, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रॉन्ग टाइज़ वहाँ ज़्यादा हैं बनिस्बत कनाडा के। लेकिन जो लोग इसको साबित नहीं कर सकते, फ़र्ज़ कीजिए उनकी नई नौकरी लगी हुई है, या सिर्फ़ एक बीवी है, बच्चे नहीं हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ़ देना होता है कि आप वहाँ वापस क्यों जाएँगे। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। दूसरा अहम रीज़न ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़ेक उसमें लगा देते हैं। अ, कनाडा के लिए कनाडा क्या, अमेरिका क्या, इन लोगों का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो यकीन मानिए कि उसको मालूम करना, उसको पकड़ना उनके लिए इतने ही आसान है कि आप उसकी आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी आसानी से उसको कैच कर लेते हैं। और ज़्यादातर होता यही है कि हम लोग समझते हैं कि चलें ये 1-2 बातें ये झूठ इधर लिख लें। फ़र्ज़ कीजिए जॉब लेटर गलत बनवा लिए, बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो गलत सबमिट कर दिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट कर दिए। तो अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि वो आपका अपना मुल्क है, वहाँ तो चल जाता है। लेकिन आप दूसरे मुल्क के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो एक-एक चीज़ वेरीफ़ाई करते हैं कि कहाँ कोई मालूमात ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत हो। अच्छा, फिर होता ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी किसी बहन, भाई, आपके ससुराल में से आपके नंद, आपके देवर, आपके सास-ससुर, किसी ने कभी भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, तो हमेशा जो आपके फैमिली मेंबर, क्लोज़ फैमिली मेंबर में से अगर किसी ने भी, आप या आपके हस्बैंड या वाइफ़ और हस्बैंड दोनों की मैं बात कर रही हूँ, इन-लॉज़ में से अगर किसी ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या वो कनाडा में रहते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सबसे पहले आप उनसे राब्ता कायम करें और उनसे मालूम करें कि अगर उनके पास पहले कॉपीज़ मौजूद हैं फॉर्म्स की, तो उनसे कहें वो प्लीज़ आपको वो कॉपीज़ दे दें। क्योंकि होता ये है कि कनाडा में आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, आपको अपनी तमाम फैमिली की डिटेल्स देनी होती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो कहाँ काम करते हैं, उनका फुल नेम, फैमिली नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, सम टाइम उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो कहाँ काम करते हैं। तो अगर आपने अपने हिसाब, उन्होंने जिस वक़्त फ़र्ज़ कीजिए 10 साल पहले किसी ने अप्लाई किया, आपके नंद ने, देवर ने, बहन ने, भाई ने, और वो कनाडा के लिए आए, खुदा जाने उस वक़्त उन्होंने वो कौन-सी इन्फॉर्मेशन वहाँ सबमिट की हुई है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस वक़्त अगर वो मैच नहीं करती उस एप्लीकेशन से जहाँ आपका ऑलरेडी सिस्टम में इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, तो वो आपको वहाँ पर बिग नो और रेड साइन आ जाता है और आप जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है? दूसरी अहम बात जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हद से हद बहुत मैक्सिमम 6 महीने पहले अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के, किसी से उधार लेके लमसम रकम जो है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं और वो समझते हैं कि जी वो बैंक अकाउंट में हमारी 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख जमा है और उसके बाद जिस वक़्त फॉर्म जमा करवाते हैं वो स्लिप निकाल देते हैं। तो देखिए ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना, इसको ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं कहलाता। स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन जो बैंक स्टेटमेंट है उसको उसकी में ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो मंथली, आफ्टर वीक, 2 वीक, 3 वीक और अ मंथ कंटीन्यूअस होनी चाहिए। यानी रकम जमा हो रही है, रकम निकल रही है, फिर रकम आ रही है और जहाँ से आ रही है उसका भी एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, वो प्रूव करना पड़ता है आपको। तो कोशिश यही करें कि अगर आपका इरादा किसी भी मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ख़ुसूसन कनाडा के लिए, तो डेढ़ साल और डेढ़ साल पहले से जो है आप उसको एक सिस्टम में लेकर आएँ, ताकि जब वो आपका बैंक स्टेटमेंट पुराना 6 महीने का जो है वो पुल आउट करें तो उसकी के अंदर सारी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका कम से कम, अगर एक अकेले आप आ रहे हैं तो 10 से 15 लाख
आपके पास, सॉरी, 10 से 15 हज़ार डॉलर आपके अकाउंट में हर हालत में होना चाहिए, कैनेडियन डॉलर। और अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार कैनेडियन डॉलर का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल एक नॉर्मल अगर फैमिली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, 1 महीने के लिए खाना पीना, इंश्योरेंस और जो दूसरे खर्चे जो बेसिक नीड्स हैं, तो उनको मिनिमम मिनिमम भी जो है वो 5 हज़ार से 7 हज़ार 8 हज़ार डॉलर चाहिए होते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो अगर जब आप घूमने फिरने आ रहे हैं, आपको यहाँ गवर्नमेंट की कोई सहूलत हासिल नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कहाँ कौन सी चीज़ महंगी मिलेगी, कौन सी सस्ती मिलेगी, फिर आपको घूमने के लिए आना है तो आपको घर घर में खाना नहीं पकाना है, बाहर खाना खाना है, होटलिंग करनी है, अपनी रिहाइश के में पैसा खर्च करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा खर्च करना है, एक जगह से दूसरे सूबे में अगर जाना है तो आपको 400-500 डॉलर का एक तरफ का टिकट जो है वो पे करना है। तो ये सारे अखराजात आपके 2 पैसे से के लिए नहीं होते। और जब आप फ़र्ज़ कीजिए आपको कनाडा का वीज़ा मिल भी गया, तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो आपको वेरीफ़ाई करते हैं एंट्री देने से पहले कि आप जो पैसा लेकर आ रहे हैं, आया कि वो आपके पास है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाया, बैंक स्टेटमेंट दिखाकर वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अप्रूव्ड हो गया और आपने जिससे पैसे लिए थे उनको वापस किए, थोड़े से अपने पास रखे। लेकिन जब आप यहाँ पे मौजूद होंगे, हो सकता है वो आपसे कहें जी वो कंप्यूटर अपने फ़ोन को आप ओपन करें और अपना अकाउंट ओपन करें और अभी लेटेस्ट अपना आप दिखाएँ हमें कि आपके पास क्या है। यहाँ आ रहे हैं तो किस तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, किस ज़रिए से आप पैसा लेकर आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पे आपके पैसा है या आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट्स हैं या चेक्स हैं या कैश है, तो वो किसी भी तरह से अगर आप इमिग्रेशन ऑफ़िसर को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वो मजाज़ है कि वो एयरपोर्ट से ही आपको वापस कर दे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करके। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग अपने आप को परेशानी में डाल के, हलाकत में डाल के, पैसा किसी न किसी तरह से ज़ेवर बेच के, घर बेच के, गाड़ी बेच के जमा करवाते हैं और जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आप परेशानी में रहते हैं। इवन सिर्फ़ आप ये देख लें कि अगर आपको टिकट कनाडा का एक आदमी के लिए चाहिए है, तो आपको 4 से 5 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीस चाहिए एक टिकट सिर्फ खरीदने के लिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप थोड़े से पैसे जो हैं वो दिखाकर और यहाँ पर जो है वो ट्रैवल कर सकें। तो छोटी-छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, सफिशिएंट फंड बहुत ज़रूरी है और जो ऑफ़िसर है उसको, इमिग्रेशन ऑफ़िसर को सैटिस्फाई करना ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट फंड हैं, आप यहाँ पर अपना भी जो प्रोग्राम है उसको बहुत आसानी से घूम फिर के और इतनी इनफ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं कि आप उस महदूद वक़्त में जिसके लिए आपने वीज़ा माँगा है उसको तकमील करने के बाद वापस आप हर हालत में यू हैव टू गो टू योर बैक होम। वो आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ आपका जाना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी ज़िंदगी जो है वो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो इस हद तक आपको अपने जो है उसमें कई चीज़ें काउंट करती हैं। आपका ट्रैवल प्लान आपने क्या दिया हुआ है, आपके पास अगर इनविटेशन है तो वो इनविटेशन क्या है, कहाँ-कहाँ की बुकिंग्स हैं, किस तरह आपने अपने प्लान को सबमिट किया है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐड ऑन होकर आपके जो है वो केस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है छोटी-छोटी बातें जो बार-बार पूछी जाती हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।